Good morning, everyone. Uh, Today we will discuss the introduction of distributed databases, which is the second unit of your syllabus. So, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं हमारे पास. एक तो होते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जहाँ पर नंबर ऑफ नोड कम होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कम होते हैं, लोड कम होता है, प्रोसेसिंग लोड कम होता है. तो वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेस हो. लेकिन जैसा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर एक सर्वर कितना भी कैपेबल हो वो सर्विस नहीं दे पाएगा इतनी बड़ी क्राउड को, इतने बड़े यूज़र्स बेस को. तो distributed databases are preferred when the network size and the processing load is very high, because there may be different sites, or we can say there may be different servers. And very important thing another in distributed databases is that कि जो सर्वर्स हैं या जहाँ पर साइट्स आपने प्लान करी हुई हैं, जहाँ पर डेटाबेस की कॉपी रहेगी, यहाँ पर डेटाबेस की डाटा स्टोर की एक कॉपी नहीं होती है, मल्टीपल कॉपीज़ होती है ना. डेटा रेप्लिकेशन यूज़ होता है. तो यहाँ पर कहाँ पर वो डेटाबेस की कॉपी रखी गई है, एक जगह रखी गई है, मल्टीपल साइट्स पे रखी गई है. पहली चीज़ तो इसमें मल्टीपल साइट्स पर होती है. दूसरे कि वो साइट कहाँ पर है ये नहीं पता होता है ना. जैसे कि आप उस बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो साइट आपके ही नेटवर्क में हो, आपके लैन में हो, या हो सकता है बहुत दूर हो आपसे, ये पर किसी को पता नहीं होता है इसके अंदर. तो ये एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के कि अगर कोई डेटाबेस को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसको कॉपी करके कहीं डाटा को ले जाना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो एक कॉपी में डिस्टरबेंस करने से सारा नेटवर्क का डेटा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसकी कई कॉपीज़ हैं, है ना, और हम दूसरी जगह से रिकवर कर सकते हैं. अगर कोई साइट फेल हो जाती है तो सेंट्रलाइज में अगर मेन सिस्टम फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है डाउन हो जाएगा. द होल नेटवर्क विल गोज डाउन इन द केस ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेसेस. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, बिकॉज द डेटा इज प्लेस्ड एट डिफरेंट साइट्स, सेवरल साइट्स, सो अगर एक साइट डाउन भी हो जाएगी तो दूसरी साइट से डेटा एक्सेस किया जा सकता है, डेटा लॉस नहीं होता है. तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको. ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मींस डेटा इज स्टोर्ड एट सेवरल साइट्स एंड ईच site is managed by a database management system that can run independently. These sites connected via communication links. A distributed database system consists of loosely coupled sites that share no physical components. The main difference between the centralized and distributed database system is that in the former, means in the centralized database, data reside in one single location, whereas in the later, means in the distributed database, the data reside in several locations and the user is unaware about where the database is. उसके यूज़र को भी नहीं पता होता कहाँ पर डेटाबेस है. इस तरीके से प्लानिंग होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड की, है ना. नेटवर्क लोड, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये प्लान होती हैं साइट्स. तो इस तरीके से इसमें काम होता है. ये एक फिगर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का, जहाँ पर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क दिखाया गया बीच में. दैट मे बी इंटरनेट, और दैट मे बी ए लीज्ड लाइन, और दैट मे बी ए सेपरेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक का अपना एक नेटवर्क है, इंटरनेट के जरिए भी वो कनेक्ट होता है और अपना एक नेटवर्क भी है उसका. दूसरे उसके अपने बैंक हैं, ब्रांचेज हैं, है ना, लीज लाइन भी ले रखी है उन्होंने, और इंटरनेट के जरिए यूज़र्स अपनी बैंक को आज एक्सेस भी करते हैं. इसी तरीके से अगर आप दूसरा एक बड़ा नेटवर्क की बात करें तो रेलवे एक अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, और उनके इतने सारे स्टेशंस आपस में कनेक्टेड हैं. वो उनकी अपनी एक लीज लाइन भी, अपना एक नेटवर्क भी है, और साथ में यूज़र्स को रिजर्वेशन करवाने और इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए उन्होंने इंटरनेट के जरिए भी फैसिलिटी दी हुई है. तो सब मिलकर के जो है एक कंप्लीट नेटवर्क बनाते हैं. आप देखें इसमें
कि डेटा इतना फास्ट अपडेट होता है कि अगर एक पर्सन ने, एक यूज़र ने एक रिजर्वेशन की है, तो अगर उसने जिस समय एक्सेस किया, अगर उसको जो पोजीशन दिख रही थी वही एक्चुअल पोजीशन है, एक सीट भी है तो वो एक सीट उसको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि एक सीट 4 लोगों को दिखी और 4 लोगों ने रिजर्वेशन कर दिया और जब ट्रेन में पहुँचे तो चारों लोग कह रहे हैं कि मेरे पास टिकट है इस सीट के लिए, और जो है वहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है। नहीं, अगर एक सीट है बुक हो गई तो आप बुक हो गई, आपको टिकट पे वेटिंग में ही दिखेगा वो, है ना। तो ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ही अप्लाई हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ही अप्लाई हुआ है। और जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेटवर्क का वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स मल्टीपल सर्वर्स आर हेयर, मल्टीपल साइट्स आर देयर टू स्टोर द डेटाबेस। ओके, नाउ अब बात करें हम कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटाबेस है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। इन ए होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, all sites have identical database management system softwares and are aware of one another and agree to cooperate in processing users' request. That is to say, data is distributed but all the servers run the same software, same DBMS software. मीन्स जैसे कि अभी हमने पीछे दिखाया था, यहाँ पे जैसे 5 साइट दिखी हैं, तो होमोजीनियस में क्या होगा, पांचों जगह अगर ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो पांचों जगह ओरेकल होगा, अगर MySQL यूज़ कर रहे हैं तो पांचों जगह MySQL DBMS पैकेज ही होगा। अगर ऐसा है तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को क्या कहेंगे, होमोजीनियस, मतलब सारे समरूप हैं, सब में सिमिलैरिटी है, तो वो होमोजीनियस कहलाते हैं। अगर सब जगह DBMS सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही यूज़ में आ रहा है, अलग अलग यूज़ में नहीं आ रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि सब जगह सेम ही हो। तो इन सच अ सिस्टम, local site surrender a portion of their rights to change DBMS software. That software must also cooperate with other sites in exchanging information about transaction. तो हो सकता है कि अलग अलग डेटाबेस हों, पर उनको उनके बीच में चूँकि शेयरिंग हो रही है, इसलिए कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट होता है, कुछ इस तरीके की उसके अंदर व्यवस्था की जाती है कि वहाँ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जब हो, है ना, कहीं पे MySQL यूज़ हो रहा है तो दूसरे पे ये Oracle यूज़ हो रहा है, तीसरी जगह मान लो MS Access यूज़ हो रहा है, तो जब एक डेटा दूसरे डेटाबेस में जाएगा, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, और उस केस में इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट भी चेंज होगा। तो वहाँ पर वो करने की उसके अंदर प्रोविज़न्स हों सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि जो है डेटा जो है लूज़ नहीं हो, इन्फॉर्मेशन कहीं हमारी मिस नहीं हो जाए, इसलिए तो ये व्यवस्था रखनी पड़ती है। किसमें, हेट्रोजीनियस के केस में। ये एक एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पे Oracle 7 हमने यूज़ करा है, और यहाँ पर नॉन Oracle RDBMS एंड SQL कनेक्ट यूज़ करा है, चाहे वो IBM का DB2 हो या कुछ भी हो। और तीसरी जगह हमने Oracle का RDBMS ही यूज़ किया है, पर उसका वर्जन क्या करा है, चेंज, वर्जन चेंज है। तो इन हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डिफरेंस sites may use different schemes or tables and different DBMS softwares. The sites may also not be aware of one another. एक साइट दूसरी साइट पर क्या चल रहा है इसके बारे में अवेयर भी नहीं होती है, और फिर भी उनके बीच में डेटा एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर एक कुछ ये नेटवर्क इस चीज़ को मेंटेन करता है, नेटवर्क ही उस कन्वर्ज़न को, जो भी ज़रूरी फॉर्मेट में कन्वर्जन्स हैं उनको करेगा, और इस तरीके से इनके बीच में शेयरिंग होगी। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि DBMS सॉफ्टवेयर्स जो है अलग अलग साइट्स पे अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, और देयर शुड बी सम प्रोविज़न फॉर एक्सचेंजिंग द information in such a way that the information will not be lost during the exchange between the different sites. Okay, so this is called heterogeneous distributed databases, right? So here are some advantages of distributed databases, और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी सेपरेट मिलेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, लिस्ट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। तो ये तो आप समझा देंगे पूरा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, उसके दोनों टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। Then we will now discuss the advantages of distributed databases. So distributed databases के advantages में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है reflect organizational structure। तो ये दिखता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोकेशंस पर उसके ऑफिस हैं, तो और सब जगह डेटा की साइट्स बनाई हैं आपने, यानी कि जो लोकल सिस्टम्स उस सर्वर से कनेक्ट होंगे उनको एक्सेसिंग भी फास्ट हो जाएगी थोड़ी सी। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक जीएम होता है, फिर एजीएम होता है, डीजीएम होते हैं, फिर जीएम होते हैं, है ना, या सॉरी मैनेजर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। इस तरीके की एक हायरार्की होती है। यहाँ साइट्स के बीच में भी एक हायरार्की बनाई जाती है, रिलेट किया जाता है ना। सो दिस इज कॉल्ड दिस विल रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था रखनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट लोकल ऑटोनॉमी। जो एक साइट है ना, वो अपने जो डेटा है उसको कंट्रोल कर सकता है। ए डिपार्टमेंट कैन कंट्रोल द डेटा अबाउट देम। सिर्फ अपने डेटा को कंट्रोल करेगा, वो दूसरे के डेटा को नहीं करेगा, पर दूसरे का डेटा भी एक्सेस कर सकता है या दूसरे का डेटा भी उसकी साइट पर रह सकता है ना, लेकिन कोई एक दूसरे के डेटा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोकल ऑटोनॉमी है सिर्फ, माने लोकल ऑटोनॉमी माने आप अपना रिलेटेड डेटा ही मॉडिफाई कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, एक्सेस आप सब जगह कर सकते हो। तो ऐसी यहाँ पर लोकल ऑटोनॉमी भी मिलती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर। थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल डेटा। जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसके प्रोटेक्शन के भी आपको फैसिलिटी मिलती है। मैंने कहा भी आपसे कि सेंट्रलाइज में अगर जो मेन सर्वर है वो आपका डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, द होल नेटवर्क विल डाउन। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो बाकी जगह से डेटा एक्सेस करके आपको मिल जाता है, पूरा डेटा डाउन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि प्रोटेक्शन भी है वैल्यूएबल डेटा की। दूसरे इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोविजंस करने की फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है, शुरू से ही उसका प्लान इस तरीके से होता है। सो इफ़ देयर वर एवर ए कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, अगर कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, सच एज ए फायर, ऑल ऑफ द डेटा वुड नॉट बी इन वन प्लेस। तो सारा डेटा आपका एक जगह पर है नहीं, बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज़ एट मल्टीपल लोकेशंस। ये अलग अलग जगहों पे, तो अगर एक जगह से डेटा लॉस भी हो जाता है किसी वजह से, तो दूसरी जगह से हमको मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज है इसका। उसके बाद क्या है, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो डेटा इज़ लोकेटेड नियर द साइट ऑफ ग्रेटेस्ट डिमांड। तो आपको डेटा की कई साइटें बना दी, और जैसे जैसे हमारा वर्कलोड बढ़ता जाता है हम साइट्स बढ़ाते चले जाते हैं, तो परफॉर्मेंस जो है अच्छी मिलती है इसमें। क्योंकि आप सोचें कि अगर आपके पास एक मैंने 50,000 क्लाइंट हैं और 50,000 पे आपने सेंट्रलाइज सर्वर लगा रखा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन कर रखा है, तो एक डेटाबेस पे अगर 50,000 यूज़र्स एक्सेस करेंगे तो स्पीड अलग होगी। जबकि अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में करें और 5 साइट्स पे डेटा कर दें, तो एक एक सर्वर पे लोड 10-10 हज़ार यूज़र का रह जाएगा, तो बट नेचुरल परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। सो ये एक तो इस तरीके से भी, और दूसरा जो डाटा ट्रैवलिंग, डाटा ट्रांसफ़र का वो है कि यूज़र कहाँ बैठा है और सर्वर कहाँ पर है, वो डिस्टेंस भी कम हो जाती है। लोकल नियरेस्ट लोकेशन मिल जाता है, तो आपकी कैसे हो जाती है, एक्सेसिंग थोड़ी सी उससे भी फास्ट हो जाती है। सो द डाटाबेस सिस्टम्स देमसेल्व्स आर पैरेललाइज्ड, माने पैरेलल सब लोग एक्सेस कर सकते हैं और डेटा अपडेट होता रहता है। अलाउइंग लोड ऑन द डेटाबेस टू बी बैलेंस्ड अमंग सर्वर्स। तो इन सर्वर्स पे डेटा बैलेंसिंग का भी अपने साथ ही साथ जो है काम चलता रहता है। आप देखें कि आप चाहे अजमेर से रिजर्वेशन कराएं हैदराबाद टू किसी बेंगलोर के लिए, है ना, तो भी आपको वही डेटा दिखेगा जो वहाँ हैदराबाद में बैठ कर के बुकिंग करने वाले को दिखेगा। तो
कहने का मतलब है आपको दूर का डेटा भी आप एक्सेस भी कर सकते हो और उसको सेम वे में काम कर सकते हो, लेकिन आप काम किस पे कर रहे हो, अपनी कॉपी पे कर रहे हो। जो मान लो जयपुर में आपका लोकल साइट बनाई हुई है, तो जयपुर वाली साइट से आप एक्सेस करके कर रहे हो, बजाय कि आपका पैकेट वहाँ तक ट्रैवल करता तब आपको रिज़ल्ट आपके हाथ में होता। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती है ये सारी चीज़ें, कि साइट आपको नियरेस्ट मिल जाती है और लोड थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है इसके ऊपर, इसलिए आपको पैरेलल एक्सेस भी मिलता है सारी साइट्स का और फास्टर हो जाता है थोड़ा सा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होगी, इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इट कॉस्ट लेस टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर्स विद द पावर ऑफ ए सिंगल लार्ज कंप्यूटर। तो अगर आपका बहुत बड़ा लोड है, मान लीजिए इंडिया जैसे देश में जहाँ 130-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उनको रिजर्वेशन की बात करें तो हमारे यहाँ कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी ट्रेन में चलती है, तो करीब 30 करोड़ लोग, 30 से 35-40 करोड़ लोग हर समय ट्रेन के अंदर सवार रहते हैं। तो अगर इतने लोगों का लोड एक जगह पर आप एक सर्वर पे डालते, तो सर्वर को उतना कैपेबल सर्वर खरीदने के लिए आपको जितने पैसे लगाने पड़ते उसके मुकाबले छोटे छोटे सर्वर्स आप कई साइट्स पे प्लान कर देते हैं, उससे भी आपका काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पावर भी सेविंग होती है, क्योंकि उतने बड़े सर्वर को मेंटेन करने के लिए पावर भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है एक ही जगह पर, बजाय उसके कि लेस पावर कंजम्पशन वाले छोटे स्मॉलर सिस्टम्स हमने लेकर के लगा दिए, सर्वर्स लगा दिए, है ना, उनसे हमारा काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसे भी बच रहे हैं, दूसरे लोड भी कम हो रहा है और पावर भी कंजम्पशन कहीं ना कहीं घटा है जा करके, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स माने आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इसको ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। देन मॉड्यूलरिटी। सिस्टम्स कैन बी मॉडिफाइड, एडिड एंड रिमूव फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द अदर मॉड्यूल्स। माने आपको कभी कोई सर्वर बदलना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, नया लगाना है, तो भी वो एक जगह के डेटा से पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। अगर वो आप हटा भी लेंगे तो वो समझेगा कि ये साइट डाउन है, तो दूसरी साइट पे वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिक इसमें, और वहाँ से यूज़र एक्सेस करते रहते हैं। आप अपना जो भी अपग्रेडेशन करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, वो करने के बाद में वापस उस डिवाइस को एक्टिव कर देते हो और चल जाते हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग साइट पर भी प्लान किए जा सकते हैं, है ना। डेटा एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस की जो वर्किंग है वो मॉड्यूल्स में ब्रेक करके हम सिस्टम को मेंटेन करने का काम मॉड्यूल्स में तोड़ करके कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस इजी हो जाती है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी बनती है उस केस में। लास्ट इज रिलायबल ट्रांजेक्शन्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेटाबेस है उसकी कई कॉपीज़ बनती हैं, उसको हम कहते हैं रेप्लिका। यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। तो रेप्लिकास पे काम होता है डेटाबेस की, इसलिए जो ट्रांजैक्शंस हैं, अच्छा, जो भी रेप्लिका है वो हर समय अपडेट होती रहती है, विद इन सेकेंड्स अपडेट होती रहती है, हर सेकंड अपडेट होती है। तभी आप देखें कि आप अगर रिजर्वेशन की स्थिति कभी देखें तो आपको जो मिलेगी वही स्थिति सब जगह मिलेगी। ऐसे ही अगर आप बैंक में आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा कर रहा है, तो जमा होते ही सारी रेप्लिका में वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। मतलब एक टाइम में ही आपके अकाउंट में किसी ने पैसे जमा करा और उसी समय में अगर आप उसको किसी एटीएम पे बैठ करके या किसी दूसरे शहर में एटीएम पे जा करके उसकी ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो उसमें वो ट्रांजैक्शन आ चुकी होगी, कोई गैप नहीं होता है उसके अंदर, क्योंकि गैप होगा तो गैप का बेनिफिट लेकर के कोई नुकसान कर सकता है आपका। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वेल डिफाइंड हैं, वेल प्लान्ड हैं और रिलायबल हैं। आज आप देखें कि सिस्टम सक्सेसफुली चल रहे हैं, है ना, और कहीं पर भी कोई चीटिंग नहीं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपके रिजर्वेशन सिस्टम हो, बुकिंग सिस्टम हो, सब प्रॉपर काम करते हैं इस तरीके से। तो रिलायबल ट्रांजेक्शन से, तो दीज 7 एडवांटेजेस आर हेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, तो पहला हम पॉइंट रख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी का, कि कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा वर्क मस्ट बी डन बाय द डीबीएस, ये साइट्स प्लान करना, हर साइट का बैकअप लेना, है ना,
और उसके ज़रूरी जो भी मॉडिफिकेशंस हैं मॉड्यूल्स के एक जगह नहीं करके सभी जगह रहेंगे, कहाँ पर करने हैं क्या, वो पूरी प्लानिंग जो है होती है और उसके पीछे फिर अपडेशंस भी होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी है. सो एक्स्ट्रा वर्क मस्ट बी डन बाय द DBAs टू एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट. एक्स्ट्रा वर्क must also be done to maintain multiple disparate systems instead of big one. एक बड़े को मेंटेन करने के बजाय मल्टीपल सिस्टम्स को उसको मेंटेन करना पड़ता है. एक्स्ट्रा डेटाबेस डिज़ाइन वर्क मस्ट ऑल्सो बी डन टू अकाउंट फॉर द डिस्कनेक्टेड नेचर ऑफ द डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, ज्वाइंस बिकम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव व्हेन परफॉर्म्ड अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स. सेकेंड, इकोनॉमिक्स हमने एक हिसाब से तो बता दिया था कि जो है ये सस्ते पड़ते हैं. बहुत बड़ा हैवी परफॉर्मिंग सर्वर लेने के बजाय हम छोटे छोटे सिंपल सर्वर्स के साथ काम कर सकते हैं, नेटवर्क को बड़ा भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं. साथ में अगर हम कहें तो जो इसके सिस्टम होते हैं, जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पैकेजेस हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं. इंक्रीज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है तो जो कंपनी है वो थोड़ा सा कॉस्ट चार्ज करती है क्योंकि उसको भी वर्क ज़्यादा करना पड़ता है ना. लेकिन सहूलियत मिल जाएगी, नेटवर्क का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी. तो इस हिसाब से दोनों तरफ ये पॉइंट रखा गया है. इकोनॉमिक्स, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अ मोर एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट. उसको मेंटेन करने में जो लगती है वो लगेगी, वो बढ़ जाएगी. सर्वर खरीदने में तो कम हो जाएगी लेकिन उसको मेंटेनेंस में थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी. पहले एक ही DB आपको रखना पड़ता था, हो सकता है मल्टीपल रखने पड़ जाएं. सिक्योरिटी, रिमोट डेटाबेस फ्रैगमेंट्स मस्ट बी सिक्योर्ड एंड दे आर नॉट सेंट्रलाइज, सो रिमोट साइट्स मस्ट बी सिक्योर्ड एज वेल. जितना एक सेंट्रलाइज में एक ही जगह सिक्योरिटी रखनी थी आपको, अभी यहाँ मल्टीपल साइट्स हैं तो सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी. द इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी सिक्योर्ड. जैसे बैंक का एग्जाम्पल ले लो, पहले एक ब्रांच होती थी तो ब्रांच में 2 गार्ड रख दिए, पूरी ब्रांच सिक्योर्ड है. अभी अगर उन्होंने 20 ATM रख दिए तो ब्रांच पे तो 2 थे ही गार्ड, साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, तो 20 ATM उन पे भी एक एक गार्ड बढ़ाना पड़ेगा. तो सिक्योरिटी आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी तो आपको कॉस्ट पड़ेगी तो डिसएडवांटेज में हम गिन रहे हैं उसे. डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इंटीग्रिटी, ये सारी कॉपीज़ को हर समय कंप्लीट फॉर्म में रखना, उनको अपडेटेड रखना, ये एक चैलेंज. सो इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कंप्लीटनेस मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर, है ना. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं उस काम करने के लिए. दूसरा, इनएक्सपीरियंस. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर डिफ़िकल्ट टू वर्क विद एंड एज अ यंग फील्ड देयर इज़ मच मोर रेडली अवेलेबल एक्सपीरियंस ऑन प्रॉपर प्रैक्टिस. तो जो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, ऐसे मान लीजिए आप इस पॉइंट को कि उतने सारे ट्रेंड पीपल्स आपको कई बार नहीं भी मिल पाते, तो आपको बार बार उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है. कई लोग एक बार में समझ जाते हैं, कई बार में भी नहीं समझ पाते कई लोग. तो कई, है ना, तो नए लोगों के साथ काम करना पड़ता है, इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है और उनको बराबर अपडेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए. तो एक थोड़ा सा टफ टास्क है, डिसएडवांटेज है ना. लैक ऑफ स्टैंडर्ड. सो there are no tool or methodology yet to help users convert a centralized into distributed. अगर किसी ने कई सालों से प्रैक्टिस कर रखी है और सेंट्रलाइज पे ही काम करता है तो यहाँ कोई ऑटोमेटिक टूल नहीं है, टूल या मेथोलॉजी नहीं है जिससे कि वो सेंट्रलाइज डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड में बदल जाए, और उसका कोई स्टैंडर्ड भी डिफाइन नहीं किया गया अभी तक. नेक्स्ट इज डेटाबेस डिज़ाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स. यस, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. सो एडिशनल सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड. बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको थोड़े से एडिशनल सॉफ्टवेयर्स लगाने पड़ेंगे. नेटवर्क एक्सेस के सब जगह व्यवस्थाएं रखनी पड़ेंगी, है ना. जैसे ATM लगाओगे तो उतने ज़्यादा आपको नोड्स लगाने पड़ेंगे, डिश लगेंगी, उसका एक्सेस होगा, सभी चीज़ें बढ़ जाएंगी. तो एडिशनल सॉफ्टवेयर्स, एडिशनल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, दीज आर रिक्वायर्ड इन दिस. देन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट. बिल्कुल, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. नेटवर्क वाले में आप जानते हो, जैसे विंडोज़ का आप XP यूज़ करते हो, विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, विंडोज़ 10 यूज़ करते हो, और नेटवर्क के लिए विंडोज़ NT होता है. ऐसे ही लिनक्स के भी, है ना, प्रोफेशनल वर्जन्स भी होते हैं और नेटवर्क वर्जन भी होते हैं.
इसी तरीके से इसके लिए भी अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंसी कंट्रोल। दिस इज़ ए मेजर इशू इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बहुत सारी साइट्स बनती हैं और बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, उन सबको एक साथ सबको एक्सेस करना है। आज रेलवे रिजर्वेशन बात करो तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ क्लिक्स एक साथ जाते हैं, 5-5 करोड़ क्लिक्स एक साथ जाते हैं और उन सबको रिजर्वेशन चाहिए। तो वो कॉन्करेंसी एक साथ चलने वाली जो फैसिलिटी है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो यूज़र्स को शिकायत आने लगेगी कि ऑनलाइन सर्विसेज आपकी ठीक नहीं है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज़ ए बिग इशू, मेजर इशू हेयर इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। सो it is considered here in the case of disadvantages. So it is solved by locking and time stamping। और भी हैं 2 प्रोटोकॉल्स, वो हम बताएंगे आपको आगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यहीं तक। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, थैंक यू।